हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रौनक, मालिनी, प्राची, साक्षी, शान, गोयल, प्रियंका, राहुल, अल्फिया। क्या बात है यार, क्या बात है। सो नाइस टू सी सो मेनी नेम्स ऑफ सीए फाउंडेशन हियर इन सीए इंटरमीडिएट। अमेजिंग। अल्फिया, हिमांशु, सिद्धि, आर्ची, क्षितिज, प्रणीत, वैष्णवी, आकाश, कुशल, जीनल। Great, yeah. Good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. मजा आ गया यार, सीरियसली मजा आ गया। आदित्य, कुशल, विनय, करिश्मा, लवजीत, हिमानी, रक्षिता, मुस्कान, मेघना। This is great. So excited everyone for this new journey of CA Intermediate. एक्साइटमेंट लेवल कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग अंशित शर्मा, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। किस लेवल का एक्साइटमेंट, एक बार बताओ मुझे, किस लेवल का एक्साइटमेंट चल रहा है? आर्ची सुपर एक्साइटेड, लेट्स रॉक। यस विनय, यस प्रियांशी पाल, गुड मॉर्निंग। शान ऑन पीक, प्रनीत, निष्ठेन फॉरएवर, वेरी मच एक्साइटेड। आदित्य वेरी गुड। धत्रिका गुड मॉर्निंग। केशव गुड मॉर्निंग। आर्ची, निष्ठेन, प्रियंका यस सर, वेरी एक्साइटेड। केशव, निष्ठेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यार देखो, मैं ना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से दो प्रोमिसेस लेना चाहता हूं, ठीक है? दो प्रोमिसेस मैं तुम लोगों से लेना चाहता हूं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। एक, हम जो यहां पर सीए इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई करेंगे वो हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हमें हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने, ठीक है? अब क्या होता है ना, जब लोग सीए इंटरमीडिएट में एंटर होते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे रैंक लानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सब बहुत अच्छे गोल्स है, ठीक है? सब बहुत अच्छे गोल्स है, मैं किसी भी गोल के खिलाफ नहीं हूं, सबके सब बहुत अच्छे गोल्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उन गोल्स को ना हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टू मेक देम अचीवेबल। उन गोल्स को हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टू मेक देम अचीवेबल। और वो ब्रेक डाउन कैसे होगा कि आपका ये रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे कितना भी खराब आपको क्यों ना लगे, ठीक है? आपको अकाउंट्स खराब लग सकता है, आपको लॉ खराब लग सकता है, आपको टैक्स खराब लग सकता है, आपको कॉस्ट खराब लग सकता है, आपको ऑडिट खराब लग सकता है, आपको एफएम खराब लग सकता है। इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। जब स्कूल में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे तो आप क्या सोचकर पढ़ते थे कि मुझे इसमें 90 से ऊपर लाने हैं, मुझे इसमें सबसे अच्छे मार्क्स लाने, मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लाना चाहता हूं, ठीक है? स्कूल में आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते थे तो आप इसी माइंडसेट के साथ पढ़ते थे, और मैं चाहता हूं वही माइंडसेट आपका यहां पर होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉमिस जो मैं आप लोगों से चाहता हूं वो होने वाला है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, विच विल इंप्लाई एज हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो मेरा एकदम सिंपल सा फंडा रहता है यार, एकदम मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि मैं हर क्लास में स्टार्टिंग में आपको ये एम रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है? हर क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में ये एम रिवाइज करने वाले हैं। आते ही सबसे पहले मुझे इसी चीज की स्पैमिंग चाहिए चैट बॉक्स में, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। बिकॉज जब आप हर क्लास में इस एम को रिवाइज करते हो ना, तो आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। अग्री करोगे मेरे से सब लोग ये सारी बातें? अगर आप सोचते रहोगे यार भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, तो आपके दिमाग में वो आ ही जाएगा यार कि क्या अच्छा खाया जाए। उसी तरह से वही वाली एनर्जी, वही वाला जो सबकॉन्शियस एनर्जी वाली चीज है, वो हम लोगों को यहां पर अप्लाई करनी है कि आप लोगों को सोचते हुए चलना है कि यार मुझे हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन लेकर आने, मुझे हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंट्स लेकर आने, मुझे हाईएस्ट मार्क्स इन लॉ लेकर आने। अब उस सब्जेक्ट का टीचर आपको जो बता रहा है, आपको झक मार के उसकी बात सुन के माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी बात मानोगे तभी आपके हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल है। और अगर आपका एम ही है कि मुझे हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप इमेजिन करो अगर आपके हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आ गए तो क्या रैंक ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगी? ऑब्वियसली आपकी रैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट? तो ये मुझे एक प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए कि हर क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग इस एम को रिवाइज करेंगे, और वो एम होगा हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। डू आई हैव दैट प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? डू आई हैव दैट प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? विनय कह रहे हैं जस्ट पास इन मैथ्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच विनय, बाकी आपकी मेहनत थी, वैसी ही मेहनत आप यहां पे टैक्सेशन में भी करोगे, इंटरमीडिएट में भी करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे मैथ्स से प्यार हो गया था, उससे ज्यादा प्यार मैं आपको टैक्स से करवाने वाला हूं, प्रॉमिस। आदित्य, प्रणीत, शिवानी, धत्रिका, रितिका, राजेश्वरी, अर्ची, साक्षी, मैं सब लोगों का यहां पर वेट कर रहा हूं। आई नीड ऑल द आंसर्स, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। यस प्रॉमिस। करिश्मा वर्मा, मालिनी सक्सेना, लवजीत, शान गोयल, अमेजिंग अमेजिंग।
अब जब हमारा ये एम है ना, तो अब हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, अब जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चीज रहेगी, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। अब ये मैं आपको क्यों प्रॉमिस करवा रहा था, ये मैं आपको प्रॉमिस इसलिए करवा रहा था क्योंकि अब मैं आपसे दूसरा प्रॉमिस लेने वाला हूं कि हम इधर उधर डिविएट नहीं होने वाले हैं। हम इधर उधर डिविएट नहीं होने वाले से हमारा मतलब क्या है, मेरा मतलब क्या है, मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझसे सीए फाउंडेशन की मैथ्स पढ़ी है, क्या हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की? हाँ बिल्कुल पढ़ाई की। क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में हम लोगों ने इधर उधर की कुटोसिस और स्क्यूनेस और दुनिया भर की बातें की? बिल्कुल भी नहीं बात की। हमने एग्जाम का स्कोप देखा, हमने एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल का स्कोप देखा और हमने उतनी पढ़ाई की और हमने बहुत प्रैक्टिस की और उससे रिलेटेड हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। सेम चीज मैं आप लोगों को यहां पर भी करवाने वाला हूं इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल समझ के चलेंगे, बट टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा और फिर आप लोगों के मन में बहुत चीजें आएंगी कि सर ये भी बता दो, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो हमें लगता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अभी तो हमारे एग्जाम्स मई 25 में होने वाले हैं या सितंबर 25 में होने वाले हैं या जनवरी 26 में होने वाले हैं, तो हम लोगों को इनिशियली तो बहुत ज्यादा लगेगा यार अभी तो बहुत सारा टाइम है। बट व्हाट हैपेंस इज कि कई बार हम लोग क्लास में ना चाहते हुए भी जस्ट बिकॉज मजा आ रहा होता है हम लोग इधर उधर के डिस्कशंस में डिविएट हो जाते हैं और उस चक्कर में सिलेबस कंप्लीशन में टाइम लगता है। तो होगी क्या प्रॉब्लम कि स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आएगा कि हाँ अरे वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बट जब सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता है ना तो सबसे पहला ब्लेम आप टीचर्स को ही करते हो, क्या किया है इसने, पूरे टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ाई नहीं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारा बैच एक्सटेंड हो गया, ये और वो। तो मुझे दूसरा प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। दूसरा प्रॉमिस क्या चाहिए मुझे आप लोगों से कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग पूरा थियोरेटिकली पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट रहेगा तो जो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे उसका स्कोप लिमिटेड होगा टू व्हाट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। उसके अलावा हम बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशंस लेते रहेंगे, मैं यूट्यूब पर सेशंस लूंगा, बहुत सारे आप इधर उधर देख सकते हो, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब क्लास के अंदर नहीं होगा, क्लास के बाहर हम लोग और इधर उधर की बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रॉमिस मुझे जो आप लोगों से चाहिए वो ये होगा कि हम लोग हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। क्या ये दूसरा प्रॉमिस आप लोग मुझे दे सकते हो? अभी फटाफट से कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म करो, क्या ये दूसरा प्रॉमिस आप लोग दे सकते हो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, प्रॉमिस प्रॉमिस। दो प्रॉमिसेस आप लोगों को याद है, पहला वी हैव टू स्टडी टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। मैं जब टैक्सेशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आ जा रहे हैं, उसका मतलब अकाउंट्स भी आ जा रहा है, उसका मतलब लॉ भी आ जा रहा है, उसका मतलब कॉस्ट भी आ जा रहा है, उसका मतलब ऑडिट भी आ जा रहा है, उसका मतलब एफएमएसएम भी आ जा रहा है, क्योंकि बोथ ग्रुप्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। अभी अगर आप बैठे हो और अभी से आप पढ़ाई जो अपनी स्टार्ट कर रहे हो और आपने वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो की जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो हर सब्जेक्ट के टीचर आपको बताएंगे, वैसे सारे आपने रेगुलरली टेस्ट दिए, वैसे सारे आपने रेगुलरली रिविजन्स किए, आपने रेगुलरली प्रैक्टिस की, तो फिर आपको रैंक लाने के लिए आईसीएआई के परम पूज्य पिताश्री भी नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी चीज है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें टैक्स की भरपूर नॉलेज हो जाती है। मेरे खुद के कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ 2014 से लेकर अभी तक सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। टैक्स के एरिया में वो लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी टैक्स के एग्जाम में वो लोग फेल होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज एग्जाम के लिए पढ़ना और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, हमारा फोकस रहेगा एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का कैसे आंसर करना है। आप ये समझो यार, 500 के ऊपर स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जामिनेशन स्कोर किया है जो लोग मुझसे पढ़े थे, मोर देन 500 स्टूडेंट्स, more than 500 students who appeared for May 24 who have studied from me have scored an exemption। 60 से ऊपर मार्क्स आए हैं उनके, ठीक है। पास तो कितने सारे होंगे कि 40 से 60 के बीच में भी कई सारे लोग होंगे, उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जेम्पशंस आए हैं। क्या आप चाहते हो कि आप उनमें से एक हो या आप चाहते हो कि बस बाउंड्री पे आपको पास होना है? क्या चाहते हो आप? डू यू वॉन्ट टू स्कोर एन एग्जामिशन? मैं तो कह रहा हूं एग्जामिशन क्या है, 80 प्लस का टारगेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि जब टारगेट हमारे 80 प्लस का होगा तब जाकर हमारे ऐसे अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। डन, राइट? तो इसी तरह से हम लोग यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं कोई इधर उधर का डिस्कशन बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता। सर आपका इस पर क्या ओपिनियन है, सर ऐसा हो गया, सर आपका इस पर क्या ओपिनियन है। मैं यहां पर कोई पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर कोई न्यूज चैनल चलाकर नहीं बैठा हूं कि मैं आप लोगों को यहां पर उठाऊंगा और कहूंगा बताओ बताओ क्या डिबेट है। ये सारी चीजें करने के लिए एग्जाम के बाद पूरी जिंदगी पढ़ी है, पूरी जिंदगी आपको यही करना है।
पूरी जिंदगी आपको ओपिनियंस देने हैं, आपको डिबेट में पार्टिसिपेशन करना है, आपको ये सारी चीजें पूरी जिंदगी करनी है। लेकिन अभी हम लोगों को सीए की डिग्री चाहिए। सबसे पहले हम सारी चीजें प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की स्कोप वहां तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगी जहां तक आपके एग्जाम की बाउंड्री है। अग्रीड एवरीवन? मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो, अग्री कर रहे हो या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? फटाफट से बताओ चैट सेक्शन में। अग्री अग्री कर रहे हो सारे लोग या कुछ मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं पहले दिन भाई से एकदम क्लियर करना चाह रहा हूं, एकदम। बाद में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो पता नहीं क्या है। एकदम क्लियर बात है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है वो सारी चीजें देखेंगे। पूरा फोकस रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग पर, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, और मैक्सिमम कि भाई एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में कैसे। अग्री कर रहे हो? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये दो प्रॉमिसेस मुझे हर क्लास से पहले चाहिए होंगे। आज दोपहर को 2:30 बजे जीएसटी की क्लास है, उससे भी पहले उसमें भी मैं आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो प्रोमिसेस है। सबसे पहला हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, और दूसरा क्या है? दूसरा ये एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, ठीक है। बाकी तीसरे चौथे प्रोमिसेस तो मैं ठोक पीट के आप लोगों को ले लूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं कर लूंगा। कि तुम लोग कायदे से रिविजन्स कर रहे हो या नहीं, तुम लोगों की सारी चीजें याद हो रही है या नहीं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि सारी चीजें याद भी होंगी, सारी चीजें रिवाइज भी होंगी, सारी चीजें सब कुछ होंगी। आपको पता होगा टैक्सेशन के पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरे टैक्सेशन के बारे में। 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, और उसके लिए जो एक तरीका मैंने निकाला था, पिछले बैच से मैंने स्टार्ट किया था, एंड दैट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय सो मेनी स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम कि वो लोग जनवरी 25 का एग्जाम दे और उसके बाद रिजल्ट आए तो मजा आए, बिकॉज दैट हैज बीन एन अमेजिंग बैच जहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। और वो ये था कि मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेने वाला हूं, ठीक है। तो कल वाली क्लास में, आज की क्लास में जो भी हम लोग पढ़ने वाले स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यूज से। परसों की क्लास में हम लोग उससे एक दिन पहले वाली क्लास के एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी होती रहेगी और आप लोगों को रिविजन भी प्रॉपर होता रहेगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली टीचर्स वगैरह मतलब क्या करते हैं कि क्लास स्टार्ट होती है और फिर रिवाइज करवाते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, 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 और 5-7 मिनट तक ये वाला रिविजन चलता है। और मैं बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस 5-7 मिनट के रिवीजन में आते ही नहीं है। कहता है अरे अभी तो रिवीजन ही चल रहा होगा, क्लास थोड़ी स्टार्ट हुई होगी, बाद में चल लेंगे, ऐसे थोड़ी होता। अबे ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होता। अगर रिवीजन हो रहा है तो उसमें आपको आना है, ठीक है। वो रिवीजन आपके लिए हो रहा है, टीचर्स अपने लिए नहीं कर रहे हैं रिवीजन। तो आई मेड अ स्टेप अहेड एंड आई थॉट कि ओके, मैं अपना रिवीजन नहीं करूंगा ये बोल बोल के कि पिछली क्लास में हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। मैं उन जो भी हम लोगों ने पिछली क्लास में किया उसके बेसिस पर मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा, और अगर आईसीएआई के एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे तो वो भी मैं उसमें डाल दूंगा, और उन एमसीक्यूज को आपसे पूछूंगा जिससे रिवीजन प्रॉपर तरीके से आपका हो, मेरा रिवीजन नहीं, जिससे रिवीजन प्रॉपर तरीके से आपका हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होने वाली है हर क्लास में। तो बिफोर एवरी क्लास, बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एनी टॉपिक इन एनी क्लास, मैं आप लोगों से पिछली वाली क्लास का एमसीक्यू की क्विज लेने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी डे, रोज आपकी एमसीक्यू की क्विज होगी। अग्री कर रहे हो सब लोग? Is this good enough for you? Is this good enough for all of you? Does it seem like something exciting? Give me a boom in the chat section if you think this is exciting. Give me a boom in the chat section if you think this is exciting. कि यार ये मजेदार है। Give me a boom in the chat section if you think this is exciting. Yes, very nice, बहुत बढ़िया। Loving the speed of the chat section. इतनी तेजी से चैट यहां पर ऊपर जा रही है, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। This is great. This is great. This is just great. Having said all of this, हम लोग अपना टैक्सेशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग, ये जो बैच यहां पर चल रहा है ये टेंटेटिवली 10 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 10 नवंबर तक टेंटेटिवली खत्म हो जाएगा, और ये मई 25 के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, सितंबर 25 के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, और जनवरी 26 के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अगर कोई जनवरी 25 वाला बैठा है तो प्लीज इस बैच को मत देखना। आप लोग जो पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उस वाले बैच के लेक्चर्स को आप लोग परचेज करिएगा। ये वाले बैच में जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये जनवरी 26, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए रेलेवेंट है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि सर बाकी सब्जेक्ट्स में तो ऐसा होता नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो अब 4 साल पुराने लेक्चर्स भी अभी भी एप्लीकेबल होते हैं। सीए फाउंडेशन मैथ्स में भी तो ये होता है, 4 साल पहले जो पढ़ाया था वो भी आज अगर कोई बच्चा देख लेगा तो वो आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेगा। भाई टैक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टैक्स में रेगुलरली बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर जो अभी पढ़ने वाले हैं, इस पूरे बैच में पढ़ने वाले हैं, जो टेंटेटिवली मैं 10 नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा, इसमें हम लोग मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के स्टूडेंट्स को कैटर करने जा रहे हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली आ रही है, समझ में आ रही है? वेरी गुड केशव। केशव कह रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टैक्स। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टैक्स। टैक्स में इतने तगड़ी तरीके से चेंजेस होते रहते हैं ना
कि बस भाई वो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल पहले जो आपने पढ़ा है वो आज काम आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। मैं आप लोगों को टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के कई सारे सवाल होंगे जो पहली बार देख रहे हैं कि भाई ये कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, नोट्स कहां से मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा कि टैक्स बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं होता, पूरा लॉजिकल है। एक चीज और मैं बोलता हूं, मैं यूजुअली थोड़ी सी बाद में बोलता हूं, मैं इस वाले बैच में ना पहले ही बोल देता हूं। दो चीजें, दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती है ना तो आपको टैक्स कंप्लीटली लॉजिकल और कंप्लीटली आसान लगने लगेगा। दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन है कि आपकी क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम मतलब बेस एकदम क्लियर है। जहां जहां नहीं होगा वहां भाई बैठा है, बताऊंगा मैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्लास 11th में जो जर्नल एंट्री सिखाई जाती है ना, वो मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोगों के फंडामेंटल्स थोड़े से हिले हुए होते हैं। सॉरी अंशुल सर, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब हाँ ठीक है। मैं कई बार तो क्लास में अंशुल सर को फोन भी कर देता हूं कि सर ये क्या नालायक है यहाँ पर, हाँ बताओ ये पूछ रहा हूं यही नहीं बता पा रहे। तो कई बार अंशुल सर को फोन करता हूं, फिर हम दोनों क्लास के बीच में ही अपना गम बांटते हैं कि कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ऐसे ही अंशुल सर कई बार मैंने मैथ्स के अकाउंट्स की क्लास में बीच में फोन करते हैं कि निशांत सर इनसे मैथ्स का ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं हो पा रही यार, क्या करूं यार। फिर मैं साथ में गम बांटता हूं सर से कि हाँ यार कोई बात नहीं सर, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो अब यहां पर अकाउंट्स के क्लासेस 11th और 12th के फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, और दूसरा आपका मन साफ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पूरी है ना तो आपको टैक्सेशन से ज्यादा आसान और लॉजिकल सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मन में चोरी होगी, 11th 12th के अकाउंट्स के बेसिस थोड़े बहुत हिले हुए होंगे तो टैक्सेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई बैठा है यहां पर, पूरा आराम से एंड तक सारी चीजें क्लियरली करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कितने घंटे का पेपर होता है? तो 3 घंटे का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो देखो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 50 मार्क्स का होता है डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क्स का होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, 50 मार्क्स का हो गया डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर और पेपर पैटर्न है, इसको बहुत आराम से देखो। ठीक है, जो 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होता है ना और 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उनके ब्रेकअप को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन ये जो टोटल आपका 100 मार्क्स का है, इसमें से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से 15 मार्क्स के इनकम टैक्स के आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के आते हैं, और 15 मार्क्स के इनडायरेक्ट टैक्स के आते हैं, यानी जीएसटी के आते हैं। और ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें डायरेक्ट टैक्स 35 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स 35 मार्क्स, मतलब 50-50 का ब्रेकअप चलता है आपका। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये एक पेपर है, दिस इज अ पेपर 3, लेकिन इसके अंदर दो दो सब्जेक्ट्स इंवॉल्व हैं। इसके अंदर एक पूरा डायरेक्ट टैक्सेस वाला सब्जेक्ट इंवॉल्व है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और इसके अंदर पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला सब्जेक्ट इंवॉल्व है जिसको जीएसटी बोलते हैं। और इसीलिए टैक्सेशन की हम लोगों के दिन में दो दो क्लासेस चला करेंगे। ठीक है, सुबह 10:15 से लेकर 11:45 तक इनकम टैक्स की क्लास, और उसके बाद दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी चला करेगी जीएसटी की क्लास, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लास। ठीक है, अब देखो ये जो डायरेक्ट टैक्स का 35 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है 15 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और उसके बाद 3 क्वेश्चंस होते हैं 10-10 मार्क्स के, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, तो टोटल ये 35 मार्क्स हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसमें भी 4 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का कंपलसरी होता है, उसके बाद 2, 3, 4 में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मजे की बात यहां पर यह है कि एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे सीए फाउंडेशन मैथ्स में और सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में हम लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग होती थी, यहां पर थैंक यू आईसीएआई, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिन लोगों ने मुझसे पहले सीए फाउंडेशन में पढ़ाई की है आप लोगों को मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चीज अगर आप पढ़ो, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे टू रिवाइज एनीथिंग, right? This is the most scientific way to revise anything, and I'm telling you honestly, once you start applying this strategy, हर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मक्खन हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर फील होगी, क्योंकि बार बार सेम चीजों को रिवाइज करना है, बट यू वॉच द इंटरव्यू ऑफ एनी टॉपर, ऑल दे से इसके मैंने 3 बार रिवाइज किया, मैंने 4 बार रिवाइज किया, मैंने इतनी बार रिवाइज किया, मैंने इतनी बार रिवाइज किया। और यहां पर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, रिविजन तो बहुत दूर की बात है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जामिशंस आए थे, उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, एंड दे सेड कि सर ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, शुरुआत में डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट लगी थी, बट टुवर्ड्स द एंड इट वाज अमेजिंग। टुवर्ड्स द एंड जब एक बार फ्लो बन गया ना, उसके बाद मजा आ गया। ठीक है, एंड यू कैन ऑनेस्टली फॉलो दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज जब आप पढ़ो तो पहला रिवीजन उसका 24 घंटे के अंदर अंदर होना है, नेक्स्ट रिवीजन उसका
3 दिन के अंदर अंदर होना है फ्रॉम द फर्स्ट रिविजन, और फिर हर 7वें दिन आपको उस चीज का रिविजन करना है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास के एंड में बात करेंगे, या तो आज की क्लास के एंड में बात करूंगा या तो कल बात करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो गूगल कैलेंडर आप लोग बनाते हो, गूगल कैलेंडर पे कैसे बनाना है, कैसे रिमाइंडर सेट करना है, एवरीथिंग मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन वो मैं आप लोगों को टुवर्ड्स दी एंड बताऊंगा। ठीक है, नोट्स के लिए जितने भी लोग यहां पर पेड ऐप पर देख रहे हैं, आप लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और जितने भी लोग अभी यहां पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोगों को ये जब तक ये डेमो सेशंस चलने वाले, क्योंकि ये 6 दिन के डेमो सेशंस होंगे, इस पूरे हफ्ते यहां पर डेमो सेशंस चलेंगे, मतलब ये सेशंस आपकी यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग पेड ऐप पर भी देख रहे हैं, अड्डा की ऐप पर देख रहे हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि वैसे तो मैं आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर शेयर कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तुरंत लेने का मन है कि नहीं हमें तो तुरंत नोट्स चाहिए, तो आप लोग यूट्यूब के वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे जाके उस पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी कोई उसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग लिंक को आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, देखिए ये तो ऐसा है कि जो सब्जेक्ट पढ़ लिया वो आसान है, जो नहीं पढ़ा वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, मोर देन 500 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड एग्जामिशन, जो कि मेरे स्टूडेंट्स थे। राइट, सिंपली आपको क्या करना होता है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और मल्टीपल रिविजंस। डोंट वरी, बाकी सब कुछ मैं बैठा हूं, मैं यहां पर संभाल लूंगा, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं यहां पर संभाल लूंगा, गारंटी मेरी है। जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा वैसा करते रहो, बात खत्म। ठीक है, गूगल कैलेंडर पे कैसे रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है वो मैं आप लोगों को इवेंचुअली बता दूंगा। ठीक है, वेलकम टू एकाग्रता, न भूतो न भविष्यति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल टैक्स रेट्स। तो मैं आप लोगों को टैक्स का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो भाई साहब, ये टैक्सेशन, लोगों को लगता है कि टैक्सेशन एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट एट ऑल न्यू, दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स से चल रहा है। और टैक्स होता क्या है, टैक्स इज बेसिकली अ कंट्रीब्यूशन जो सरकार हम लोगों से मैंडेटरीली वसूल करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट एंटिटी हम लोगों से टैक्सेशन को मैंडेटरीली लेवी करती है, और हम लोगों को टैक्स को मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब देखो, जो भी किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, उसको पैसा चाहिए होता है देश चलाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, देश चलाने के लिए उसको चाहिए होता है पैसा। उसके लिए इसके पास 3 मेथड्स होते हैं, या तो वो बिजनेस कर ले, जैसे रेलवेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल वगैरह वगैरह, या तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, और तीसरा तरीका होता है टैक्सेस का। ठीक है, तो बिजनेस, वर्ल्ड बैंक से लोन और टैक्सेस, ये 3 तरीके होते हैं जिससे सरकार के पास पैसा आता है, जिससे वो जितनी भी आप फैसिलिटीज अपने आसपास देखते हो, आपके घर में बिजली आती है, आपके घर में पानी आता है, आप बाहर निकलते हो, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पुलिस है, नेवी है, आर्मी है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजों के लिए पैसा लगता है, और उन सारी चीजों के लिए सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। तो जो भी टैक्सेस आते हैं, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सारी की सारी चीजों के लिए पैसा लगता है, और ये पैसा आता है टैक्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया में टैक्सेशन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूं। तो एंशिएंट टाइम्स, जैसे मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये जो टैक्सेशन है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस हैज बीन देयर सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो मनुस्मृति के अंदर सबसे पहली बात, जो सेंट मनु होते थे, उनकी मनुस्मृति वाली जो किताब है, वहां पर सबसे पहले टैक्सेशन का मेंशन हुआ है। उन्होंने बोला कि जो भी एक देश होता है, उसके राजा को टैक्सेस ऐसे लेने चाहिए कि प्रजा को टैक्स देने में चुभे ना। राइट, ये तो हो गई मनुस्मृति की बात। और उसके बाद जो चाणक्य थे, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है कि टैक्सेशन में किस तरह से आप आसान और प्लान्ड तरीके से गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की बात। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था जिससे आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग। और ये कई सारे लोग अब इस पे भी सवाल उठाते हैं, अरे बताओ टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है। ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, सारी रियल बातें इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर लिखी हुई हैं। ये सारी बातें अपनी मर्जी से बना बना कर नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज रिटन ऑन द इनकम टैक्स इंडियाज वेबसाइट। मैं इवेंचुअली आप लोगों को इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर भी ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें फंक्शन करती हैं, जिससे जब आप आर्टिकलशिप में जाओ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि यार ठीक है, यहां से हम एक्ट्स देख सकते हैं, यहां से रूल्स देख सकते हैं, यहां से ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या हुआ है, तो देखो पिछले 100 सालों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, और उसकी वजह से पूरे टैक्सेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत महसूस हुई थी। और उसके लिए आप ये टाइमलाइन जरा यहां पर देखो।
1 अप्रैल 1937 को जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 था उसको अडॉप्ट किया गया था। बहुत आराम से सुनना, बड़ी मजेदार स्टोरी है, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया गया था। 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी जी एक थे, उन्होंने कहा था कि भाई अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी। रिपब्लिक डे हम सबको पता है 26 जनवरी 1950, अभी उसी की स्टोरी यहां पर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी जी ने आवाज उठाई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पर चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में आया था, ये बात करने के लिए ठीक है यार अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जाएगी और जो भी गवर्नमेंट की पावर है वो ब्रिटिश से उठाकर इंडिया में ट्रांसफर की जाएगी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना पहला सेशन स्टार्ट किया। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना पहला सेशन स्टार्ट किया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास किया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया गया और उसने सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। एंड 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्टिव हुआ और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया। सर इसका टैक्सेशन से क्या कनेक्शन है? ये सारी चीजें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसका टैक्सेशन सब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है? थांबा, रुको जरा, सबर करो, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसके अंदर एक आर्टिकल 265 है और एक आर्टिकल 246 है, ठीक है। आर्टिकल 265 कहते हैं कि सरकार देश में टैक्स लगा सकती है सिर्फ तभी अगर उसे कानून इजाजत दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 265 कहता है कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स तभी लगा सकती है अगर उसे कानून इजाजत दे। क्या? कि गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मुझे एक बात बताओ, लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? लॉ भी तो गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन हमारे देश में दो टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, एक तो मोदी जी हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक क्या हो गए? योगी जी हो गए स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेरी मेन गवर्नमेंट होगी और दूसरे केजरीवाल जी हो गए, योगी जी हो गए, और भी बहुत सारे जीज हो गए, ठीक है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, राइट। तो अब यहां पर एक हम लोगों को डिस्टिंक्शन लाना था कि किन किन चीजों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है। पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स का कोई कानून बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना टैक्स का कानून बना रही है, हो गया बवाल, ठीक है। तो यहां पर एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट मेंशन है। एक है यूनियन लिस्ट जो बताती है कि कौन से मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कौन से मैटर्स पर कौन कौन सी चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एक है स्टेट लिस्ट जो बताती है कि कौन कौन से मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और फिर एक है कॉन्करेंट लिस्ट जो बताती है कि कौन कौन से मैटर्स पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकती हैं। अब सुनो बात, अब आती है मेन बात। यहां पर जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर एक एंट्री नंबर 82 है जो कहती है टैक्सेस ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 ने कहा कि गवर्नमेंट टैक्स तभी लगा सकती है अगर उस पर कानून बना हुआ हो, और इनकम टैक्स पर और इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का कानून कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर उसको किसने दी? ये पावर उसको दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 ने, ठीक है। तो एंट्री नंबर 82 के पास ये अथॉरिटी, एंट्री नंबर 82 ने गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी है कि आप सारी की सारी चीजों पर, हर प्रकार की इनकम पर टैक्स लगाने के लिए कानून बना सकते हो, और अगर कानून बना हुआ होगा तभी आप टैक्स ले पाओगे, अगर कानून ही नहीं बना हुआ होगा तो आप टैक्स नहीं ले पाओगे, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का कानून बना सकती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ब्रीफ हिस्ट्री क्यों बताई थी, मैंने क्यों मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और वो पूरी सी टाइमलाइन दिखाकर मैंने आपको पिछले 100 सालों की पूरी हिस्ट्री बताई थी।
क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारा टैक्सेस किस तरह से रिलेटेड है यह समझना जरूरी था। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? यस, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। रौनक कह रहे हैं सर स्टेट लगा सकती है, अभी उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लेने के लॉज बना सकती है। अभी धीरे धीरे सब कवर करेंगे दोस्त। रौनक अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है मेरे भाई। इट्स जस्ट बिन 15 मिनट्स सिंस आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। उससे पहले तो मैं आप लोगों से प्रॉमिसेस वगैरह ले रहा था। ठीक है, यस, ओके, तो यहां तक की बात सब लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है। आइए आगे चलते हैं। दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी तुरंत डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जब हम जीएसटी की क्लास करेंगे ना तो आपको आज आज ही दोपहर को आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपने पैसा कमाया, आप अपनी जेब से डायरेक्टली सरकार के खाते में जमा कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि पैसा आपने कमाया, आपकी जेब से पैसा निकला लेकिन वो किसी और ने आज सरकार के खाते में जमा किया आपके नाम पर, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में पे करने वाला बंदा कोई और होता है, बेयर करने वाला बंदा कोई और होता है। क्योंकि पे कौन करेगा? कोई तीसरा बंदा पेयर करेगा। बेयर कौन कर रहा है? आप, क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा आपकी जेब से निकल रहा है, लेकिन पे उसको कौन कर रहा है? पे कोई और कर रहा है। आप सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इस तरह से समझो, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाकर बर्गर खरीदते हो तो उस बर्गर पर 2.5% का सीजीएसटी और 2.5% का एसजीएसटी लगता है। मतलब बर्गर की वैल्यू पर 5% का जो टैक्स लगता है वो 5% आपकी जेब से निकल रहा है, लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स की जेब में नहीं जा रहा है, वो मैकडॉनल्ड्स आगे सरकार के खाते में जमा कर रही है। तो पे कौन कर रहा है? वो टैक्स मैकडॉनल्ड्स पे कर रही है, लेकिन क्या मैकडॉनल्ड्स अपनी जेब से पे कर रही है? नहीं, आपकी जेब से पे कर रही है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मैकडॉनल्ड्स जो भी पैसा कमाकर खुद अपनी जेब से निकालकर टैक्स पे कर रही है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे होते हैं जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज वगैरह। ठीक है, तो इनकम टैक्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो जो सुबह आपकी 10:15 से 11:45 वाली क्लास होगी उसमें हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, और जो दोपहर को आपकी क्लास होगी 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक, वहां पर हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों चीजें आप लोगों के सिलेबस में है। जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो जीएसटी और कस्टम्स दोनों आ जाएगा। एक्साइज आप लोगों के सिलेबस में अब नहीं है, ना तो सीए इंटरमीडिएट में और ना ही सीए फाइनल में। हाँ, जब तक आप सीए फाइनल में पहुंचते हो तब तक अगर थोड़ा बहुत एक्साइज आ गया तो बात अलग है, तो अलग बात हो जाती है। ठीक है, हम लोगों को यहां पर पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स का लॉ, और डायरेक्ट टैक्स के लॉ के अंदर 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024। अभी इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना होता है इनकम टैक्स के रूल्स 1962। तीसरा हम लोगों को पढ़ना होता है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। और चौथी चीज आती है जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉ। ठीक है, अब मैं एक एक चीज करके आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आराम से सुनना। जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ठीक है, ये इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसने बताया इस इनकम पर इतना टैक्स लगेगा, इस इनकम पर इतना टैक्स लगेगा, यहां से यहां तक कितना टैक्स, यहां से यहां तक कितना टैक्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 1962 में इंटरनेट होता था? क्या 1962 में चीजों के दाम उतने ज्यादा थे जितने आज हैं? क्या 1962 में स्मार्टफोन्स होते थे? क्या 1962 में ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं होती थी जो आज होती हैं? ऑफ कोर्स। क्या क्रिप्टो करेंसी 1962 में होता था? कुछ नहीं। क्या एनएफटीज 1962 में होते थे? क्या शेयर्स खरीदना बेचना 1962 में इतना आसान होता था जितना आज होता है? क्या कंप्यूटर्स 1962 में होते थे आम आदमी के पास? नॉर्मली तो होते ही थे, लेकिन आम आदमी के पास क्या कंप्यूटर्स 1962 में होते थे? नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1962 में नहीं होती थी और आज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज नहीं होती हैं लेकिन आगे आने वाले सालों में होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फ्लाइंग कार्स, हवर बोर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज से कुछ सालों बाद होने लग जाएंगी। नोबडी थॉट कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल चैट जीपीटी ऐसा आएगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। नो वन थॉट कि फिर उसके बाद गूगल अपना जेमिनाई ले आएगा और बाकी लोग अपना क्लॉड ले आएंगे, कोई हेजन ले आएगा, कोई पिक्सेल्स ले आएगा। इतने सारी चीजें यहां पर इतनी तेजी से हो जाएंगी, नो वन थॉट अबाउट इट।
right? No one thought कि crypto trading would be a thing and that too so common. No one thought metaverse is going to be a thing जहां पर crypto currencies को एक proper currency की तरह से माना जाएगा और वहां पर लोग पैसे कमाएंगे, वहां पर लोग पैसे बनाएंगे, लेकिन ये हो रहा है। तो 1962 में जब इनकम टैक्स एक्ट आया था तो बहुत सारी चीजें नहीं एंटिसिपेट कर सकता था, कोई नहीं एंटिसिपेट कर सकता था, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट हर साल बदलता रहता है, हर साल उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है, और हर साल जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2024, जो आपके एग्जाम्स मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। तो हम लोगों को सिर्फ एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना है। दूसरी चीज, एक्ट में कई सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक मोर एक्सप्लेनेशन, एक और क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है रूल्स से, जो कि इनकम टैक्स रूल्स बनते हैं 1962 के। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन नंबर 295 है वो सीबीडीटी को ये पावर देता है कि भाई आप रूल्स बना सकते हो। और अब सवाल उठता है कि सर ये सीबीडीटी क्या होता है? सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये लोग ये देखते हैं कि जो भी लॉ बना है वो कायदे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने भी हमारे लोग हैं वो कायदे से टैक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन लोगों से कायदे से टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इन पे कस्टमर्स पे ज्यादा जुल्म तो नहीं कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसी चीज तो नहीं लिखी है एक्ट में जिसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी है जो समझ ही नहीं आ रही है। तो ये लोग उसके लिए नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये कभी भी हो जाता है, ये साल में एक बार नहीं होता, ये साल में कितने भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू कर सकते हैं, वो भी आपके डायरेक्ट टैक्स लॉ का पार्ट आता है। और जब इन सारी चीजों से कुछ मामला नहीं सॉल्व हो पाता तो मामले जाते हैं केसेस में, कोर्ट्स में जाते हैं, और वहां पर जुडिशियल डिसीजंस आपके आ जाते हैं जिनको हम लोग केस लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आ रहा है मुझे, अब आप लोग यहां पर मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फॉर May 25 आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इश्यूड अप टू, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स तो आते ही रहते हैं, तो भाई एग्जाम में कोई तो लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज कल आपका एग्जाम है, आज कोई नोटिफिकेशन आए और उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कल एग्जाम में है, कल आपका एग्जाम है, आज सीबीडीटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ गया और इंस्टीट्यूट ने उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आप सोचो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक लिमिट होती है, कट ऑफ डेट होती है। तो May 25 एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएंगे कब तक के? ये आएंगे 31 अक्टूबर 2024 तक के, ठीक है। जो आपका सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट होगा उसमें फाइनेंस एक्ट आएगा 2024 और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएंगे इशूड अप टू, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएंगे इशूड अप टू 28 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025। और जो आपका जनवरी 26 वाला अटेम्प्ट होगा उसमें आपका फाइनेंस एक्ट आएगा 2024 और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएंगे इशूड अप टू 30 जून 2025, 30 जून 2025। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। आज हम लोग बैठे 12 अगस्त 2024 में, आपके May 25 के एग्जाम में अमेंडमेंट्स कब तक के आएंगे? आएंगे 31 अक्टूबर 2024 तक के। फाइनेंस एक्ट 2024 तो आ चुका है, क्या 31 अक्टूबर 2024 अभी आई है? नहीं। जो लोग सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं और ये वाली वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट आएगा 2024 जो कि आ चुका है, लेकिन क्या 28 फरवरी 2025 अभी आई है? जो लोग जनवरी 2026 में एग्जाम्स देंगे और ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग फाइनेंस एक्ट आपके एग्जाम आएगा 2024, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स कब तक आएंगे? 30 जून 2025 तक। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आप लोगों को एडमिशन लेने पर ये दो बुक्स मिलेंगी, ये जीएसटी की किताब है, ये इनकम टैक्स की किताब है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स की किताब और ये जीएसटी की किताब, ये दो बुक्स आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है।
इन दोनों ही बुक्स के फ्रंट पेज पे मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है। सब लोगों को ये क्यूआर कोड दिख रहा है? ओके। आपके एग्जाम के लिए जो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स मैं यूट्यूब पर कवर भी करूंगा, मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट ऐसा चेंज हो जाएगा, जो जो पहले कोई और रूल होता था अब कोई और रूल आ गया, तो वो मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्लासेस में भी इंफॉर्म करूंगा, और सबसे मजे की बात, इस क्यूआर कोड में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्यूआर कोड में जितने भी आपके अमेंडमेंट्स आएंगे वो सारे अमेंडमेंट्स अपडेट होते रहेंगे अलोंग विद द वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस में यूट्यूब पर लूंगा तो मैं उन वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा, और जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे उसकी प्रॉपर पीडीएफ बनाकर भी डाल दूंगा। तो आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मई 2025 के अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना है, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स पढ़ने अप टू 31 अक्टूबर 2024। अगर आप सितंबर 25 के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना है 2024 और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स पढ़ने अप टू 28 फरवरी 2025। और अगर आप जनवरी 2026 में एग्जाम दोगे तो आपका फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ना है 2024 और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आपको पढ़ना है टिल 30 जून 2025। लेकिन उसका लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज जो जो एडमिशन लेगा आप लोगों को ये बुक मिलेगी। बुक में यहां पर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, गूगल ड्राइव का वहां पर लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर सारे के सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट में पूरे प्रॉपर फोल्डर बनाकर कि ये मई 25 के अमेंडमेंट्स हैं, ये सितंबर 25 के लिए, जनवरी 26 के लिए, वो मैं सारी चीजें डालता रहूंगा और यूट्यूब पे उसकी वीडियोस डालता रहूंगा, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन वीडियोस के लिंक्स भी यहां पर मैं क्यूआर कोड के अंदर डालता रहूंगा। क्या ये आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? क्या ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? यस और नो? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में कंफर्म कर दो, क्या ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? डू यू थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर यू? डू यू थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर यू? अब इसमें आप लोगों का लोड खत्म हो गया, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं आ रही। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? निशांत कुमार बताएगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो आपको मुझसे पता चलेगा, एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल से आपको पता चलेगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यू विल गेट दीज बुक्स। आपको बुक्स 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, आज से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये दोनों बुक्स मिल जाएंगी, जीएसटी की भी और इनकम टैक्स की भी। और दोनों बुक्स के स्टार्टिंग में क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, सीधा गूगल ड्राइव का फोल्डर जाएगा और उस फोल्डर पे आपको सारे अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। अभी से कोई मैसेज मत करने लग जाना, अरे सर मई 25 वाला फोल्डर तो खाली है। अबे खाली तो होगा ना, अभी 31 अक्टूबर आई कहां से? तो 31 अक्टूबर के बाद ही तो अपडेट होगा ना वो मई 25 वाला फोल्डर। ठीक है, 31 अक्टूबर पहले आएगी, सारी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएंगे, तभी तो अपडेट होगा ना मई 25 वाला फोल्डर। तो कोई ऐसे मत करने लग जाना कि बुक ली और सर फोल्डर तो खाली पड़ा है। ऑफ कोर्स खाली पड़ा रहेगा यार, मई 25 वाले अमेंडमेंट्स अभी तक पूरे आए कहां? सरकार ने नहीं दिए, मैं कैसे बता दूंगा कि सरकार ये नोटिफिकेशन लाने वाली है? ठीक है, सिमिलरली सितंबर 25 वाले नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स कब आएंगे? 28 फरवरी 2025 के बाद आएंगे। ठीक है, तो इतनी कॉमन सेंस आप लोग लगा लेना, राइट? इतनी कॉमन सेंस आप लोग लगा लेना। मजे की बात यह है कि जो भी आपके केस लॉस होते हैं, जो चौथी चीज यहां पर लिखी हुई है, जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉस, वो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सीए फाइनल लेवल पर पूछे जाते हैं। तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। ठीक है, फॉर May 25 एग्जाम, फाइनेंस एक्ट 2024, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड टिल 31 October 2024. For September 25 exams, Finance Act 24, notifications and circulars issued up to 28th February 2025. And for January 26 exams, Finance Act 2024, and notifications and circulars issued up to 30th June 2025. Is this clear? Is this absolutely clear to each and every one of you? मेरे ख्याल से आज के बाद अब किसी भी अटेम्प्ट के लिए टिल जनवरी 26 आप लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि सर ये वाला चेंज हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सर ये वाला चेंज हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये वाला सवाल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई 1 फरवरी को फाइनेंस एक्ट 2025 आ जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी को 2025 वाला फाइनेंस एक्ट आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है वो। ठीक है, आपको वो नहीं पढ़ना है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस, क्लियर। चलो फाइनेंस एक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फाइनेंस एक्ट में होता क्या है कि सबसे पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसका अप्रूवल या असेंट होता है, और उसके बाद उसके अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी हैं फिलहाल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि इनकम टैक्स में मैं क्या क्या चेंजेस प्रपोज कर रही हूं, और मैं जीएसटी में क्या क्या चेंजेस प्रपोज कर रही हूं, मैं कस्टम्स में क्या क्या चेंजेस प्रपोज कर रही हूं, वगैरह वगैरह। 1 फरवरी को फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा में वो बिल पास कर दिया जाता है, और फिर उसके अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं।
तो जो फाइनेंस एक्ट 2024 है उसके अमेंडमेंट्स कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 अप्रैल 2024 से उसके अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स सी इफ आई कैन शो यू। देखो, जस्ट लेट मी शो यू, ऐसे ही। Okay, let me see if I can show this to you. I want to show you something. ये रहा indiabudget.gov.in की ये वेबसाइट। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ indiabudget.gov.in। ठीक है, इस पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो देखो, बजट डॉक्यूमेंट्स फॉर 24-25। अब इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी स्पीच, तो जो उन्होंने बोला था वो पूरी की पूरी स्पीच मिलेगी। की टू बजट डॉक्यूमेंट आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, बजट हाईलाइट की फीचर्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब ये देखो, ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा है फाइनेंस बिल, आपको यहां पर फाइनेंस बिल दिख रहा है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे ना, और इसको मैं डाउनलोड करके आप लोगों को एक सेकंड दिखाता हूं ना, मजा आएगा। जस्ट लेट मी शो यू कि ये होता कैसे है, क्या होता है, तो आप लोगों को थोड़ी सी और फील आएगी। आजा मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं, तो ये देखो, ये है आपका लेटेस्ट फाइनेंस बिल। ये है फाइनेंस नंबर 2 बिल। अब नंबर 2 क्यों है, उसके पीछे का रीजन है। नंबर 2 इसलिए है क्योंकि 2024 वाज एन इलेक्शन ईयर, राइट। तो जब 1 फरवरी 2024 को निर्मला जी ने अपना बजट प्रेजेंट किया था, तो नहीं पता था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कौन सी सरकार आएगी, क्या निर्मला सीतारमण जी फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल 2-2 बजट्स आते हैं। तो आप लोगों के लिए एक फाइनेंस एक्ट नंबर 1 आया था, फाइनेंस नंबर 1 बिल आया था 2024 में, जो कि 1 फरवरी को आ गया था। और अब फाइनेंस नंबर 2 बिल आया है, जो कि 23 जुलाई को आया है। आपके एग्जाम के लिए 23 जुलाई वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 23 जुलाई वाला एप्लीकेबल है। और अब देखो, यहां पर सारे के सारे आपको दिख रहेंगे अग्रीमेंट ऑफ क्लॉजेज और ये सारी चीजें। और यहां पर आपको दिख रहा है डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में, कैन यू ऑल सी दिस? अमेंडमेंट इन सेक्शन 2, अमेंडमेंट इन सेक्शन 10, अमेंडमेंट इन सेक्शन 11, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 12 एंड सो ऑन। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बिल के अंदर सारे के सारे किस किस सेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट्स है, वो सारी चीजें दी हुई हैं। एंड देन दिस गोज ऑन फॉर हाउ मेनी पेजेस? 225 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से बजट वगैरह आता है, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों को बंद कर देते हैं, हम लोग आ जाते हैं वापस। Isn't it exciting? तो फाइनेंस एक्ट 2024 कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2024 से आपका एप्लीकेबल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली चीजों पर ध्यान देते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है असेसी। अब असेसी का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है जिस बंदे का असेसमेंट होता है। वन हु इज बीइंग असेस्ड इज नोन एज एन असेसी। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन है, a person who is required to pay tax is known as an assessee। सिंपल, बस सुन के भूल जाओ, मतलब भूलना नहीं है, लेकिन सुन के ध्यान में रख लो, अभी इसमें कोई लोड नहीं लेना। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर उसको टैक्स पे करना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असेसी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस नोन एज एन असेसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन? नॉर्मली बताना, जिन लोगों ने टैक्स पहले कभी नहीं पढ़ा है मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं। जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा है आप लोगों को तो मालूम है पर्सन क्या होता है, लेकिन जिन लोगों ने टैक्स कभी नहीं पढ़ा है मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पर्सन? पर्सन वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? आई वांट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। बताओ। विनय कह रहा है एनी इंडिविजुअल, और लोग बताइए प्लीज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सन? पर्सन का मतलब क्या समझते हो? वैष्णवी कह रही है HUF, कुशल कह रहे हैं एनी इंडिविजुअल, हिमांशु कह रहे हैं इंडिविजुअल कंपनी, सिद्धि कह रही है HUF, इंडिविजुअल लवजीत, ऑलराइट। ठीक है, पर्सन का मतलब सिर्फ इतना आसान नहीं है। पर्सन में 7 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल, जैसे निशांत कुमार इज एन इंडिविजुअल, लॉ की नजरों में मैं एक पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होता तो मैं और भी बहुत सारी एंटिटीज बनाकर पैसा कमाने लगता और सरकार से कहता नहीं तुमने तो कहा था पर्सन को टैक्स पे करना है, मैं तो पर्सन हुई नहीं, मैं तो अपनी कंपनी से पैसा कमा रहा हूं। कंपनी तो अलग है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लास 11th में अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं तो आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जो ओनर होता है वो अपने बिजनेस से अलग होता है। तो पैसा तो बिजनेस कमा रहा है, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं रहा हूं। तो अगर मैं बिजनेस कर ही नहीं रहा हूं तो मैं तो इससे थोड़ा बहुत पैसा ही ले रहा हूं, बाकी सारा पैसा तो बिजनेस कमा रहा है।
तो यहां पर इन लोगों ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन के अंदर 7 चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज है इंडिविजुअल। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप एक पर्सन हो। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, HUF, तो आप एक पर्सन हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है। नाउ व्हाट इज एन हिंदू, व्हाट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? तो जब भी किसी बंदे की शादी हो जाती है तो वो, उसकी बीवी और उसके आने वाले बच्चे, वो सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, राइट? अभी मैं दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का पार्ट बना हुआ हूं। एक मेरे पापा की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेरे पापा मम्मी मैं और मेरा भाई, राइट? और अब क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है तो मैं, मेरी बीवी और आगे 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 अगर कभी हमारे कोई चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं तो वो, तो मैं दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का पार्ट बना हुआ हूं, ठीक है? लेकिन निशांत कुमार HUF कौन सी होगी? जिसमें मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे होंगे, ठीक है? इसको भी पर्सन बोला जाता है। फिर कंपनी, एकाग्रता एचोसर्व्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे भी क्या होते हैं? ये सारे भी पर्संस होते हैं। आप बना लो कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट कमाते रहो, कंपनी से प्रॉफिट दिखाते रहो, बोलते रहो ये प्रॉफिट तो कंपनी का है। तो सरकार कहेगा ठीक है, कंपनी भी तो एक पर्सन है, कंपनी से टैक्स लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो कंपनी भी एक पर्सन हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव पार्टनरशिप फर्म। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, एंड इंक्लूडिंग LLP, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर साथ में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब यहां पर हो सकता है दो इंडिविजुअल्स मिले, हो सकता है दो पार्टनरशिप फर्म्स मिले, हो सकता है दो कंपनीज मिले, हो सकता है एक इंडिविजुअल एक कंपनी मिले, हो सकता है एक इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फर्म मिले, हो सकता है एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म मिल जाए और साथ में बिजनेस करें। बेसिकली द आइडिया इज कि जब दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम करते हैं तो उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और जब सिर्फ इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं तो उसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम करते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस कैन बी फॉर्म्ड विद बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी एज वेल, लेकिन उसको हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकल अथॉरिटी। जो भी आपकी म्यूनिसिपल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको लोकल अथॉरिटी बोला जाता है। एंड फाइनली सेवेंथ थिंग दैट वी हैव इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। यानी उपरोक्त 6 चीजों में अगर कुछ भी कवर्ड नहीं है तो वो आएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में। जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल, डीएटीज, मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्तियां होती हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है? आपको कोई ये सातों चीजें बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है? तो वी हैव इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले असेसी पढ़ लिया। असेसी क्या होता है? असेसी इज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। एंड व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन इज समथिंग जो इन सातों में आएगा। So we have an individual. An individual is a person. Hindu undivided family is a person. Company is a person. Partnership firm is a person. Association of persons या body of individuals is a person. Local authority is a person. Artificial juridical person is also a person. ठीक है? फिर हम लोग आगे बात करते हैं heads of income के बारे में। अब हेड्स ऑफ इनकम में क्या होता है? बेसिकली आप जहां जहां से पैसा कमाते हो उसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? तो आप लोग जहां जहां से भी पैसा कमाते हो उसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। अब ये, इसको सुनना बड़ा मजा आएगा। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी? चैट सेक्शन में मुझे आंसर दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अब क्या करूं? सीए बनने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगा काम से रिलेटेड? मतलब ठीक है, मंदिर जाना है, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है, पार्टी करनी है, वो सारी चीजें अलग है। अब प्रोफेशनली आप लोग क्या सोचोगे? जॉब? हिमांशु, शिवानी, सिद्धि, वेरी गुड, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लवजीत, संकेत, आरजी, प्रणीत, जीनल, वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग जॉब, वेरी नाइस, ठीक है। 95% या मैं कह सकता हूं 99% लोग जॉब के लिए जाएंगे। 1% कोई ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मेरा अपना बिजनेस आइडिया, मैं पहले से ही बिजनेस करूंगा। हो सकता है कोई सोचे कि नहीं मैं अपनी प्रैक्टिस सेटअप करूंगा, तो इस टाइप की चीजें होंगी। हो सकता है कोई सोचे कि मेरे पापा का बिजनेस है, मैं उसको आगे एक्सपैंड करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है ये सारी चीजें हो, लेकिन 99% लोग ये सोचते हैं कि यार सीए बन गया, अब कोई बढ़िया सी जॉब की जाए, बिग 4 में जॉब हो या कहीं पर भी जॉब हो, जॉब वाली चीज यहां पर रहती है। अब जॉब में जो आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा उसको बोलते हैं सैलरी,
ठीक है, ये तो सबको पता है, बचपन से मालूम है, सैलरी सैलरी सैलरी, सैलरी इज अ वेरी कॉमन टर्म। तो जो भी पैसा आपको जॉब से मिलता है उसे क्लासिफाई किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसे क्लासिफाई किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है और उसकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो तो इस पैसे को क्लासिफाई किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। आई होप ये वाली बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, तो जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप होता है और वहां से आप पैसा कमाते हो तो इसको बोला जाता है कि दिस इज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये जो हेड्स ऑफ इनकम है बस कैटेगरीज ऑफ इनकम है, ये आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। मैं रहता हूं यहां पर प्रयागराज में, ठीक है, मैं यहां पर प्रयागराज में रहता हूं, अपना घर है, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सीए बन गया। सीए बनने के बाद मैंने सोचा अब मैं नोएडा जाऊंगा, अब मैं वहां पर नौकरी ढूंढूंगा, या मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में नौकरी ढूंढूंगा, बंबई जाऊंगा, बंबई में नौकरी ढूंढूंगा। बहुत रह लिया मैं छोटे से शहर में, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं अपने पंख फैलाकर पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूं, कायदे के लोगों के साथ उठना बैठना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं प्रयागराज में जिस मकान में रह रहा था वो तो मेरा स्वयं का मकान था। मैं नोएडा चला गया, नोएडा जाकर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। अब प्रयागराज में जो मेरा मकान है मैं उसका क्या करूं? मैंने सोचा यार पड़ा पड़ा बेकार होता रहेगा, मैं इसको किराए पर दे देता हूं। बेच नहीं रहा अभी मैं अभी इसको बेच नहीं रहा, मैं इसको अभी किराए पर दे देता हूं। कोई किराएदार आके रहेगा उस मकान में, मेंटेनेंस भी होती रहेगी, जो भी थोड़ा बहुत तोड़ा फाड़ी करेंगे वो लोग उसको मैं उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट लूंगा। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी आई विल हैव अ मकान विद मी, एंड जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मकान में वो किराएदारों को कह दूंगा कि यार थोड़ा सा घर खाली कर दो, अब हम लोगों को जरूरत है, चले जाएंगे। तो अब ये जो मकान जिसका ओनर मैं खुद हूं, ये मेरा किराए का मकान नहीं था, मैं इसका ओनर था। इस मकान को अगर मैं आगे किराए पर दे रहा हूं, उससे जो भी पैसा आ रहा है वो क्लासिफाई किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आप उस ओनरशिप की वजह से हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हो और वो किराए वाली जो इनकम आपके पास आ रही है, इस किराए वाली इनकम को कौन से हेड में क्लासिफाई किया जाएगा? इसको क्लासिफाई किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ऑल ऑफ यू अमेजिंग। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या हुई, मैं नोएडा में जॉब कर रहा हूं, मेरी जॉब का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। 6 बजे से मैंने ऑफिस के पास ही कोई एक मकान लिया हुआ है, रेंट पे वहां पर रहता हूं, ऑफिस के पास ही मैंने मकान लिया हुआ है। 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, मैं 6:15 तक अपने घर पे आ चुका होता हूं। 6:15 पर मैं अपने घर पे आ चुका होता हूं। ठीक है, मैंने सोचा यार 6:15 के बाद से रात तक का तो पूरा का पूरा टाइम मेरा ही है, क्यों ना मैं ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दूं। जिस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं, उस सोसाइटी में कितने सारे बच्चे हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना कोचिंग वैसे ही शुरू की थी। मैंने जो पढ़ाना वढ़ाना शुरू किया था वैसे ही मैंने शुरू किया था। मैं ये पूरी अपनी स्टोरी के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। ऑब्वियसली मैंने प्रयागराज वाला मकान किराए पर नहीं दिया था, लेकिन ये था ऐसे ही। मैं नोएडा में जॉब करता था, जॉब करके मैं 7 साढ़े 7 बजे तक घर वापस आ जाता था। 7 साढ़े 7 बजे के बाद मुझे लगता था यार ये तो मेरे पास रात तक का टाइम खाली पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने वहां पर ट्यूशंस देनी शुरू कर दी, ट्यूशंस देनी शुरू कर दी, धीरे 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 करके आज मैं आपके सामने हूं जो भी। ठीक है, अब ये ट्यूशन वाले जो बच्चे हैं वो मुझे पैसा देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो ट्यूशन वाले बच्चे मेरे पास आएंगे वो मुझे पैसा देंगे, क्या वो मेरे एम्प्लॉयर है और मैं उनका एम्प्लॉई हूं? नहीं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोफेशन है कि मैं अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले रिलेशनशिप से हटकर कुछ अपना धंधा कर रहा हूं। हो सकता है मैं ट्यूशंस ना पढ़ाऊं, हो सकता है मैं फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, इंस्टाग्राम पे मैं अपना एक चैनल खोल लूं और मैं वहां पर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू करूं जिससे मैं इवेंचुअली पैसे कमाने लग जाऊं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के बेसिस पर नहीं, लेकिन आपके बिजनेस से जो भी आप पैसा कमाते हो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके डन, नोएडा में मैं सेटल हो गया। ठीक है, नोएडा में मेरी जॉब चल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। प्रयागराज वाले मकान को मैंने किराए पर दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोएडा में ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अब तो मैं नोएडा में ही सेटल हो गया, बढ़िया है, यहाँ पर सही है, बड़ा शहर है और बढ़िया है, मस्त है, मजा आ रहा है। एक काम करते हैं, अब मैं अपना प्रयागराज वाला मकान बेच देता हूं।
अब मैं क्या करता हूं, अपना प्रयागराज वाला मकान बेच देता हूं। मैंने सपोज प्रयागराज वाला मकान कई साल पहले लेट्स से 10 लाख रुपए में खरीदा था, और अब मैं इस मकान को बेच रहा हूं 1 करोड़ रुपए में। ये जो डिफरेंस है 90 लाख रुपीस का, ये जो मेरा प्रॉफिट है 90 लाख रुपीस का, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स when I am transferring a capital asset, when I am selling a capital asset। तो ये जो मकान है मेरा, इसको हम लोग एक कैपिटल एसेट बोलते हैं, और इसको जब हम लोग बेचेंगे, इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कई सारे लोगों का डाउट आता है कि सर आपने बेचा तो अपना मकान, तो जो भी इनकम आई वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। नो नो नो। अब यही चीजें हैं कि ये 5 हेड्स में क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, क्योंकि हर एक के अलग अलग रूल्स हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो हेड है, वहां के साफ रूल्स हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ किराए वाली जो इनकम आएगी उसी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे, बाकी बेचने वाली जो भी इनकम आएगी उसको कैपिटल गेन्स में क्लासिफाई करेंगे, उसको कैपिटल गेन्स में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। और अब सोचो, ये मैंने 1 करोड़ रुपए में मकान बेच दिया, 1 करोड़ रुपए आया मेरे पास। मैंने सोचा अब क्या करूं, मैंने इस 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए। मैंने इस 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए, और उन शेयर्स से मुझे डिविडेंड मिल रहा है। उन शेयर से मुझे डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटने के सोचती है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट है वो अगर शेयर होल्डर्स में बांटती है, तो जितना पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए का मकान बेचा, जो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए, उस पूरे के मैंने सपोज आईटीसी के शेयर्स खरीद लिए। अब आईटीसी के शेयर्स खरीदे, आईटीसी से मुझे डिविडेंड आ रहा है। ये जो डिविडेंड है कौन से हेड में जाएगा? क्या आईटीसी मेरा एम्प्लॉयर है, मैं उसका एम्प्लॉई हूं, इस वजह से आईटीसी मुझे पैसा दे रहा है? नो। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरीज इज आउट। क्या आईटीसी को मैंने अपना कुछ मकान वगैरह किराए पर दिया हुआ है जिससे आईटीसी मुझे ये किराया दे रहा है? नो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज आउट। क्या मैं आईटीसी के साथ कोई धंधा कर रहा हूं जिसकी वजह से आईटीसी मुझे पैसा दे रहा है? नो। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज आउट। क्या मैंने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा है जिसकी वजह से आईटीसी मुझे डिविडेंड दे रहा है? नो। कैपिटल गेन्स इज आउट। बचता क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बचता क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, शेयर्स पे मिलने वाला डिविडेंड, और भी कई सारी ऐसी चीजें जो आप उपरोक्त 4 हेड्स में नहीं पुट कर सकते, वो सारी की सारी चीजें कहां पर क्लासिफाई होती हैं? वो होती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। आई एम श्योर ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है। तो जो भी आप पैसा कमाते हो उसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप का होना जरूरी है कि आप उसको जब किराए पर दोगे तो जो भी किराया आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जहां पर आप ये बताओगे कि आप कोई भी अगर धंधा कर रहे हो उससे जो भी आप पैसा कमाओगे वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। चौथा है कैपिटल गेन्स, जहां पर आप अपना कोई कैपिटल एसेट बेचोगे। अब ये डेफिनेशन आएगी यहां पर कि कैपिटल एसेट क्या होता है और बेचने का क्या मतलब होता है वगैरह वगैरह, तो उससे जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो कैपिटल गेन्स हेड्स में टैक्सेबल होगा। और पांचवा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब अगर कोई भी और आपको इनकम हो रही है, बैंक से इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट, डिबेंचर से इंटरेस्ट, बॉन्ड से इंटरेस्ट, शेयर्स का डिविडेंड, कुछ भी और अगर आपकी इनकम हो रही है, आपने किसी को लोन दिया है उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें कहां पर टैक्सेबल होती हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। क्या ये पांचों कैटेगरीज, क्या ये पांचों हेड्स आपको समझ में आ गए? यस, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मुझे। अमेजिंग लेक्चर सो फार, थैंक यू सो मच विनय। यस, मुस्कान, काजी, प्रणीत, जगदीश, सिद्धि, माहौलकर, धत्रिका, मालिनी, मेघा, जीनल, हिमांशु, जे विनोद, वैष्णवी, शिवानी, रौनक, श्रेया, आर्ची, सौरभ, पवन, विनय, लवजीत, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। एक सवाल आता है कि सर यार ये इतने सारे पचड़े में करने की जरूरत ही क्या थी? चुपचाप देख लो ना यार टोटल इनकम कितनी हुई है, बता दो कि अच्छा ऐसे 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 है। आप बता दो सरकार को कि देखो मकान का रेंट इतना आया, सैलरी इतनी मिली, धंधे से इतना कमाया, मकान बेच के इतना कमाया, इतना इतना डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ। ये 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी, और बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत थी। जरूरत ये थी कि पांचों कैटेगरीज के अलग अलग रूल्स हैं, और आप बिलीव करोगे आपके पांचों कैटेगरीज के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में।
मतलब हम एक पूरा चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज का, हम एक पूरा चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, हम एक पूरा चैप्टर करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, जिसको हम लोग प्यार से पीजीबीपी बोलते हैं। हम एक पूरा चैप्टर करेंगे कैपिटल गेन्स का, हम एक पूरा चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जिसके अंदर उसके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग टैक्स प्लानिंग वाले प्रोविजंस हैं, जिनको यूज करके हम लोग टैक्सेबल इनकम अपनी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर सिंपली देख लिया जाता तो आपका टैक्स और भी बहुत ज्यादा आता। वो तो शुक्र है कि ये 5 हेड्स हैं, इन 5 हेड्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चलो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, अच्छा इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, वगैरह 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 वगैरह। तो उसकी वजह से हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कम आती है। भले ही हमारा पैसा बहुत हो, लेकिन हमारी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो कम आ जाती है, और उसके बेसिस पर हमें जो टैक्स देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर इवेंचुअली बात करते हुए चलेंगे। क्या यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? फटाफट से बता दो मुझे, अभी तक की सारी चीजें क्लियर है? अभी तक की सारी चीजें क्लियर है? ब्यूटी ने कहा सर लास्ट पॉइंट एक बार और हो ही गया ब्यूटी। ठीक है, आपका मैसेज पढ़ने से पहले ही मैंने लास्ट पॉइंट एक बार और बता ही दिया। यस, अभी तक मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, अभी तक मजा आ रहा है तो बहुत मजा आएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। एकदम ध्यान से सब लोग मेरी बात सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। हम लोगों ने ना बचपन से कैलेंडर ईयर पढ़ा, हम लोगों ने बचपन से कैलेंडर ईयर पढ़ा, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है। यस, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को आकर एंड हो जाता है। फिर जब हम 11th में आए तो हम लोगों को एक और नई चीज पता चली कि एक बवाल ये भी होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। एक बवालिया चीज हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर पढ़ी कि ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो अभी हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं? अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बैठे हुए हैं। अब भाई साहब 2 नए बवाल आए हैं आपके सामने, एक है प्रीवियस ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। ठीक है, एक है प्रीवियस ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। ठीक है, नाम से समझ में क्या आ रहा है? प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, पिछला साल, और असेसमेंट ईयर जिस साल असेसमेंट हो रहा है वो। लेकिन थोड़ा सा इसको और डीप में जाके हम लोग समझेंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बंद होता है, और असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर भी 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अब आगे देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है क्या। सपोज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बारे में मैं बात करूं। लेट्स से मैंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 12 लाख रुपए कमाए। ठीक है, लेट्स से मैंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 12 लाख रुपए कमाए। ठीक, अब इस पर मैं टैक्स पे करूंगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ठीक है, मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लेट्स से 12 लाख रुपए कमाए, और इस 12 लाख रुपए के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो इस 12 लाख रुपए के लिए, इस 12 लाख रुपए के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, वो होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, और इसके लिए जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26। है ये क्या है? यही है, जो भी पैसा आप कमाते हो ना, जिस साल आपने वो पैसा कमाया, आपने कौन से साल में ये 12 लाख रुपए कमाए? आपने ये 12 लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और इस पर आप टैक्स कब पे करोगे? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 को हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है ये। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसमें आपने पैसा कमाया, तो आप जिस साल पैसा कमाते हो उस साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस साल उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स पे करते हो उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है, उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इंप्लीकेशन पता है क्या होता है? कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आज अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, अगर मैं आज अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25
फाइनेंशियल ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 26-27। ठीक है, इन 3 सालों का मैं प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बता रहा हूं या प्रोजेक्टेड लेट्स से प्रॉफिट बता रहा हूं। इन 3 सालों का मैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बता रहा हूं। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अगर मैंने बताया सपोज इसका 3 लाख रुपए आएगा, इसका 8 लाख रुपए आएगा और इसका लेट्स से 20 लाख रुपए आ जाएगा। तो पता है हम लोग क्या बोलेंगे कि हम ये 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे इन द प्रीवियस ईयर 26-27, इन द प्रीवियस ईयर 26-27। ठीक है, प्रीवियस ईयर 26-27 में हम ये 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। आया नहीं है अभी ये, लेकिन फिर भी इसको क्यों बोलेंगे प्रीवियस ईयर बोलेंगे, क्योंकि इस साल में हम लोग ये वाला पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर नाम सुनकर तो ऐसा लगता है पिछला साल, लेकिन जो साल अभी आया नहीं है उसको भी मैं प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ईयर जो नाम है प्रीवियस ईयर, ये किससे लिंक्ड है? ये इनकम से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? ये उस साल की कमाई जाने वाली इनकम से लिंक्ड है। ठीक है, ये उस साल कमाई जाने वाली इनकम से लिंक्ड है। ये जो 8 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ये जो 8 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ये मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कमाऊंगा तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 कहलाएगा प्रीवियस ईयर, जिस साल में मैं ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने वाला हूं। ठीक है, तो इस 8 लाख रुपए के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 25-26 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26-27। इस 20 लाख रुपए के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 26-27 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 27-28। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, मालिनी सक्सेना, प्रीवियस ईयर इज द इनकम अर्निंग ईयर। लवजीत कह रहे हैं इसे पढ़कर लग रहा है कि सीए कर रहे हैं। वेरी नाइस। Vinay is saying the year in which we earn the money is the previous year and the year in which we pay tax is known as the assessment year. Absolutely right. Absolutely right. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है। दैट इज वेरी वेरी नाइस। ठीक, दैट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी नाइस। ठीक, तो द पीरियड इन विच अ पर्सन अर्न्स इनकम इज नोन एज द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम एंड द पीरियड इन विच द पर्सन पेज टैक्स ऑन दिस इनकम इज नोन एज द असेसमेंट ईयर. For example, if a person earns income in the financial year 24-25, he would be required to pay tax on it in the financial year 25-26. So, for the income earned in 24-25, the previous year will be 24-25 and the assessment year will be 25-26. ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 स्कीम्स होती हैं टैक्सेशन में, राइट? हमारे पास 2 स्कीम्स होती हैं। अब मैं जो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं बस यही बताने वाला हूं कि क्या रेट्स हैं, किस रेट पर आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसको हम लोग अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको स्कीम्स के बारे में बता देता हूं। तो 2 स्कीम्स होती हैं, ठीक है, एक है ओल्ड स्कीम, एक है न्यू स्कीम। सुनना मेरी बात। तो बिफोर डिस्कसिंग द रेट्स ऑफ टैक्सेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्कीम्स ऑफ टैक्सेशन। तो प्रीवियस ईयर 20-21 तक, अच्छा अब हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन प्रीवियस ईयर पर चलने वाला है। आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लाई करेगा। आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर 24-25। आपको क्या पढ़ना है? आपके एग्जाम में असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा? आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2024 यानी प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। आपके एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सितंबर 25 के लिए भी कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। जनवरी 26 के एग्जाम के लिए भी कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। इसलिए कोई पंगा नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी कोई पंगा नहीं है। ठीक है, जो लोग जनवरी 25 दे रहे हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल है। तभी मैं बोल रहा हूं कि these lectures are not for January 25 students, especially for taxation. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में चल जाएगा, ठीक है, अकाउंट्स चल जाएगा, कॉस्टिंग चल जाएगा, एफएमएसएम चल जाएगा, ऑडिटिंग चल जाएगा, लॉ चल जाएगा, सब चल जाएगा। टैक्सेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि टैक्सेशन में फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा, फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा तो असेसमेंट ईयर्स बदल जाएंगे, असेसमेंट ईयर बदल जाएगा तो पूरा लॉ बदल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो तीनों अटेम्प्ट्स में, चाहे वो मई 25 हो, चाहे सितंबर 25 हो, चाहे जनवरी 26 हो, फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2024। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स कब कब तक के लिए एप्लीकेबल है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता ही चुका हूं। तो जैसे जैसे उनकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, जैसे जैसे वो आते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स डालता रहूंगा आफ्टर ICAI's अनाउंसमेंट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 आप लोगों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26। ठीक है, तो देखो प्रीवियस ईयर 20-21 तक 2 स्कीम्स, सिर्फ एक ही स्कीम होती थी, लेकिन
टैक्स की स्कीम को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर 2021 में सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसको सेक्शन 115 बीएसई के अंदर डाला गया। ठीक है, अब ये वाली जो स्कीम थी ये ऑप्शनल होती थी। तो प्रीवियस ईयर 2021, 21-22 और 22-23 इन तीन प्रीवियस ईयर्स में ओल्ड स्कीम डिफॉल्ट स्कीम थी और जो न्यू स्कीम आई थी वो ऑप्शनल स्कीम थी। लेकिन प्रीवियस ईयर 23-24 से सरकार ने कहा न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम है और अगर आप चाहो कि नहीं हमें ओल्ड स्कीम पर में टैक्स देना है तो हम ओल्ड स्कीम में जा सकते हैं। कोई ऐसा क्यों चाहेगा, क्या होगा, उसके लिए पूरा बैच पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका जवाब मैं आपको एक दिन में नहीं दे सकता, एक लाइन में नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों स्कीम्स में हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। हर पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या क्या इनकम्स है, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे कैसे टैक्स प्लानिंग करने के बारे में सोच रहा है। तो जिस स्कीम में उसकी इनकम कम आएगी, सरकार ने ऑप्शन दिया है आप उस स्कीम में जा सकते हो। ठीक है, सरकार ने ऑप्शन दिया है कि आप उस स्कीम में जा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर 23-24 से जो न्यू स्कीम है उसको डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अभी भी ओल्ड स्कीम में जा सकते हो। मेजर डिफरेंस क्या है, रेट्स ऑफ टैक्सेशन का डिफरेंस है और भी कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो, लेकिन आपको इवेंचुअली पूरे के पूरे बैच में पता चलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कैपिटल गेन्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में कुछ कुछ चेंजेस हैं। न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम दोनों हम लोगों को पढ़ते रहना होगा। कॉमन सेंस से बताओ मुझे आप कि क्या हम लोगों को सिर्फ न्यू स्कीम पढ़नी है या हम लोगों को सिर्फ ओल्ड स्कीम पढ़नी है या हम लोगों को दोनों पढ़नी है। कॉमन सेंस लगाकर बताओ। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई, आप उसके बेसिस पर कॉमन सेंस लगाकर बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को एक स्कीम पढ़नी है, दोनों स्कीम पढ़नी है या फिर सिर्फ नई वाली स्कीम पढ़नी है। Yes, Kshitij, there is going to be a difference in the tax liability. Both? Absolutely right. Absolutely right. Perfect. Geniuses. ठीक है, absolutely right. तो पिछले वाले बैच में YouTube पे जो सेशन था उसमें किसी ने बड़ा मस्त प्यारा सा लवली कमेंट उसने दिया था, अब तो न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो गई है, न्यू स्कीम क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ये ओल्ड स्कीम क्यों पढ़ा रहा है। इतना प्यार भरा कमेंट था, उसका कमेंट पढ़ के मुझे मजा आ गया। ठीक है, तो ये इसीलिए ये मेरे लिए लर्निंग्स हो जाती हैं कि ओके आई नीड टू डम दीज थिंग्स आल्सो डाउन, क्योंकि ये दोनों चीजें, तो इसलिए मुझे बुलवाना है आपसे कि भाई दोनों चीजें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों आप लोगों को पढ़नी होगी। ठीक है, बोथ स्कीम्स, एब्सोल्युटली राइट। ये बुलवाने की कोई खास जरूरत थी नहीं क्योंकि ये कॉमन सेंस है। ठीक है, मैंने नहीं बताया, तुम लोगों ने बताया मुझे, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा दोनों स्कीम्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मैंने थोड़ी बोला आपके सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने अपने आप बताया कॉमन सेंस लगाकर। ठीक है, बट सिंस दिस कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन एवरीवन, तो दैट इज व्हाई आई थॉट लेट मी से दिस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। तो दो स्कीम्स है हमारे पास, ओल्ड स्कीम जो कि डिफॉल्ट स्कीम थी टिल प्रीवियस ईयर 22-23 और न्यू स्कीम जो कि डिफॉल्ट स्कीम हो गई है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 23-24। हम लोग टैक्स रेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन टैक्स रेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कल से। मुझे एक बात बताओ, आज की क्लास में क्या आप लोगों को जेन्युइनली मजा आया, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लग रहा है, फील आ रही है कि यार टैक्स पढ़ने में मजा आएगा। छपरी होगा सर, छपरी स्पॉटेड। ओके, आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया, टैक्सेशन से रिलेटेड एक ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का समझ में आया, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणीत, अब होगा बवाल बहुत ज्यादा। मुस्कान, सुपर्ब, मजा आ गया, अमेजिंग लेक्चर। थैंक यू मालिनी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और हम लोग बाकी दोपहर को मिलेंगे 2:30 बजे, जीएसटी की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो जीएसटी की क्लास में और मजा आएगा, आई गारंटी यू, जीएसटी की क्लास में और ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं दोपहर को 2:30 बजे। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।